नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं और औपचारिक रूप से हम कहें तो घोषणा उसकी हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में जब 2006 के बाद की अगर हम देखते हैं तो 2006 में राजनीतिक वारिस के तौर पर बाला साहब ठाकरे के राज ठाकरे को देखा जाता था, जबकि राज ठाकरे उनके भाई के बेटे थे और उद्धव ठाकरे का राजनीति से उतना नाता नहीं था। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक विरासत सौंपी गई उद्धव ठाकरे को। इससे नाराज होकर राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए और उसके बाद से जो घटनाक्रम चला वो घटनाक्रम पूरे देश ने देखा। लेकिन लगभग 20 साल के बाद, हम कहें कि 20 साल से भी ज्यादा या इतने ही समय बाद, ठाकरे ब्रदर्स आपस में एक साथ आ गए और एक साथ आने के बाद में अब जो चुनौती है वो है बीएमसी के चुनाव। अब पहले हम ये समझते हैं कि बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है ठाकरे ब्रदर्स के लिए, स्पेशली उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, या हम कहें कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, या मोटे तौर पर शिवसेना को देखें तो 25 साल से बीएमसी के ऊपर कब्जा है शिवसेना का। तो शिवसेना की जितनी भी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो डिपेंड करती है बीएमसी के ऊपर। और अगर बीएमसी हाथ से निकल गई तो उसके बाद शिवसेना का सरवाइव करना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाकी दूसरे अगर पैरेलल हम देखते हैं विधानसभा में और स्थानीय निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे का क्या हासिल हुआ वो पूरे देश ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा। तो अब जो जितने भी जो राजनीतिक पंडित है वो अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ को लगता है कि शायद इससे जो है वो ठाकरे ब्रदर्स मजबूत होंगे, लेकिन अब तक के अगर सिनेरियो में देखें तो लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स मजबूत नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूर दिखाई देते हैं भारतीय राजनीति में। और मजबूर इसलिए भी है क्योंकि बाला साहब ठाकरे को अगर आप देखोगे 2006 या जब तक उनका निधन हुआ तब तक बाला साहब ठाकरे भारतीय राजनीति में एक तरीके से हम कहें कि केंद्र में रहे, हालांकि गवर्नमेंट में नहीं रहे, पर सत्ता के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन पावर जो है वो हमेशा बाला साहब ठाकरे के हाथों में रही। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये मजबूर क्यों है, तो उसका कारण है एक, जिसकी हमने बात की कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो शिवसैनिकों की गड़बड़ा जाएगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, क्योंकि बीएमसी अगर उसके हाथ से चली जाती है, जिसकी उम्मीद अगर हम देखें तो बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है वो मुश्किलें बहुत है। दूसरा, बाला साहब ठाकरे की तीसरी पीढ़ी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब तीसरी पीढ़ी में कौन आते हैं? पहली पीढ़ी में बाला साहब ठाकरे, उन्होंने किस तरीके से राजनीति से दूर रहकर राजनीति की पूरे देश ने देखा। दूसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ राज ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे 2006 के बाद में, 2014 में सरकार में भी आए, उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद जो बदला माहौल राजनीति का महाराष्ट्र में, वो शरद पवार के साथ जाना उन्होंने सही समझा और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। तो ऐसे में जिस शकुनी की हम बात करते हैं इस महाराष्ट्र के महाभारत की, तो शिवसेना में संजय राउत समझते हैं कि वो चाणक्य हैं, लेकिन वो शकुनी की भूमिका में है। और जब तक शकुनी है तब तक दुर्योधन डूबता चला जाएगा, उसका कभी उदय होगा ही नहीं। और क्यों नहीं होगा, उससे पहले की कहानी हमने जो है वो अलग वीडियो में बात की थी। लेकिन आज की स्थिति में आप देखिए, इस वक्त ठाकरे ब्रदर्स में जो स्थिति है, राज ठाकरे, मैं कहूंगा महाभारत के कर्ण, उनकी तरह उनकी भूमिका जो है वो इस गठबंधन में ठीक उसी तरीके से दिखाई देती है। पावर है लेकिन गलत लोगों के साथ में। और दुर्योधन के पास में भी जो है वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन शकुनी का प्रभाव
उससे जो है वो हट नहीं पा रहा। तो इसलिए मैंने ये तुलना जो है वो ये संदर्भ में इन लोगों को ये दी है। लेकिन जब हम मजबूरी की बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की, तो तीसरी पीढ़ी में एक है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और दूसरी तरफ है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। अब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आना उचित क्यों समझा? उचित इसलिए भी समझा क्योंकि 2009 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा और 13 सीटों पर 13 विधायक जीत कर आए। लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि सिर्फ एक सीट जो है वो मनसे के पास है। और इससे पहले 2019 की स्थिति तो ऐसी थी कि चुनाव ही नहीं लड़ा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने। तो राज ठाकरे का तो आपको पता चल गया, लेकिन अब हम समझते हैं अमित ठाकरे को। राज ठाकरे के बेटे, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लॉन्च किया गया 2020 में, सक्रिय राजनीति में आए। और ये 2019 और 20 वाला ये उसी वक्त का समय है जब आपको पता होगा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो दूसरी तरफ मजदूर संघ का जो आंदोलन था उसमें अमित ठाकरे की भूमिका क्या थी, आप अगर इसकी स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो उस आंदोलन का हिस्सा थे। तो उसके बाद में अमित ठाकरे को लॉन्च भी किया गया, अमित ठाकरे को जिम्मेवारी भी दी गई, लेकिन इससे पहले नहीं दी गई थी। तो फिर आते हैं हम विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की महिम सीट, मुंबई की जो महिम सीट है, उस सीट से कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पे उतारा राज ठाकरे ने अमित ठाकरे को। अब यहां पर जिस सीट के ऊपर राज ठाकरे ने अपने बेटे को उतारा, वहीं से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी दो उम्मीदवार उतारे गए। एक महेश सावंत जो उद्धव ठाकरे की तरफ से, और दूसरे जो है वो सदा सवाणकर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस पूरे चुनावी मैदान पे इस सीट से उतारे गए थे। अब यहां पर कहानी जो है वो थोड़ी सी पलट जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे मंत्रिमंडल का हिस्सा तक रहे हैं। और जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की, हम कहें कि शिवसेना की जो खटपट चल रही थी, उस वक्त वो अपने पिताजी के साथ खड़े थे। हर फैसले में अपने पिताजी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे, यानी कि हम कहें कि महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े थे। तो एक तरफ आदित्य ठाकरे जो विधायक भी जीत कर आए, वो जो है वो मंत्रिमंडल में भी रहे, और दूसरी तरफ अमित ठाकरे। तो 2019 में आप याद करिएगा वर्ली की सीट से चुनाव लड़ा था आदित्य ठाकरे ने, और इस सीट पर वॉकओवर कर दिया था राज ठाकरे की मनसे ने, और खुले तौर पर समर्थन दिया था आदित्य ठाकरे को। यहां पर राज ठाकरे ने, समझने वाली बात यह है कि अपने पारिवारिक रिश्तों की वजह से या परिवार की वजह से आदित्य ठाकरे को पूरा समर्थन दिया। तो शायद राज ठाकरे को उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे महिम की सीट से, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं किया और यहां पर महेश सावंत को कैंडिडेट के रूप में उतार दिया। चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद में क्योंकि लोकसभा में उद्धव ठाकरे, उनको सीटें मिली कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में, तो वो एक तरीके से हम कहें तो सातवें आसमान पर थे। लेकिन विधानसभा में स्थिति उलट थी। इस उलट स्थिति के बावजूद इस महिम सीट का जो चुनावी परिणाम रहा, वो परिणाम ये रहा कि महेश सावंत जो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार थे, उनको जीत हासिल होती है, और दूसरे नंबर पर रहते हैं सदा सवाणकर, और तीसरे नंबर पे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। तो पहला ही चुनाव अमित ठाकरे को करारी हार देखने को मिलती है। 31,000 वोट मात्र में जो है वो इस सीट से राज ठाकरे बेटे को मिलते हैं। तो राज ठाकरे का राजनीतिक कैरियर अंत की ओर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो भी जो है वो अपने अंत की तरफ, और तीसरा हम बात करते हैं अमित ठाकरे जो राजनीति में अभी आया भी नहीं था कि उससे पहले ही उसको हार का सामना देखना पड़ा। तो राज ठाकरे को पता है कि उनके पास जो है वो ग्राउंड पे, धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो फिर उनके पास एक ही उम्मीद थी कि क्यों नहीं इस परिवार को संगठित किया जाए, शिव सैनिकों को और मराठा जिसको हम कहें कि अस्मिता की वो बात करते हैं, तो इनको एक साथ लाया जाए। तो यहां पर राज ठाकरे की मजबूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे, जैसे कि मैंने कहा कि 2024 की इसी महिम सीट से वो चाहते तो अमित ठाकरे का सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा 2006 के बाद से अगर आप देखोगे,
और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी टूटने के बावजूद लोकसभा में अच्छी सीटों के ऊपर जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के गठबंधन महाविकास आघाड़ी को, तो शायद उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो इस बार जो है वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, और ऐसा हुआ कि एक तरीके से जिसको हम कहते हैं कि धरातल के लेवल पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कहते हैं भूकंप आ गया। तो महाराष्ट्र में एक तरफा जीत हुई एनडीए की और सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार जिसको महाराष्ट्र की चाणक्य कहा जाता है, इन तीनों की पार्टियां। अब उनके पास था कि स्थानीय निकाय चुनाव में, तो स्थानीय निकाय चुनावों में लड़कर देख लिया और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको सीटें मिली 9। उससे बड़ी पार्टी हो गई कांग्रेस पार्टी 27, और कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से हम कहें तो उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी रही है पिछले 2 या 3 साल से, अगर आप इसको नजदीक से फॉलो करोगे तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने साथी दलों को कमजोर करने में लगी हुई है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर की पार्टी या 6 नंबर की पार्टी हुआ करती थी, अब उस पार्टी को अपने आप को स्टेब्लिश करके सेकंड रनर अप, या हम कहें कि रनर अप की पोजीशन में रहना है, ताकि मैसेज दिया जा सके कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर मुकाबले में कोई पार्टी खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो यह समझ में आता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जब हम किसी प्रदेश में जाते हैं, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मुकाबले में खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसके अलावा आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, इसके अलावा आप अगर बिहार में जाते हैं तो फिर वहां आरजेडी बड़ी पार्टी नजर आती है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए वापस से जो है वो रिवाइवल करना, जिसको हम कहें कि वो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्लान साफ सुथरा है कि अपने सहयोगी दलों को कमजोर कर दो। तो आपने देखा आरजेडी का क्या हाल हुआ। अब ऐसी सूरत में जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि कांग्रेस पार्टी या हम कहें कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेगी बीएमसी के चुनाव में। तो ये एक जो है वो बड़ा धक्का लगा, और ऐसी स्थिति में शायद उद्धव ठाकरे को यह लग रहा होगा कि राज ठाकरे के साथ से शायद कुछ अच्छा हो जाए। बावजूद इसके संजय राउत का स्टेटमेंट तो आपने देखा ही होगा, वो सीधे तौर पर खुले तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसको अगर आप पूरे इसमें देखोगे संदर्भ में, तो एक ही चीज समझ में आती है कि अपनी बची कुची जो जमीन थी उसको किस तरीके से बचाया जाए। तो इसलिए जिन लोगों को यह भ्रम है कि यह मजबूत हुआ है, तो यह मजबूत नहीं, यह मजबूर ठाकरे ब्रदर्स है। इनको आज नहीं तो कल अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जो तीसरी जनरेशन, जिसको उद्धव ठाकरे, एक तरफ आदित्य ठाकरे है और दूसरी तरफ अमित ठाकरे हैं, इनके राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए इनको साथ आना ही था। क्योंकि मनसे का आपने देखा प्रभाव क्या है। और वैसे भी राज ठाकरे को जो लग रहा था, क्योंकि मनसे के निर्माण के बाद में, क्योंकि एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे सॉफ्ट हिंदुत्व की भी हम नहीं कहें, हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ जा बैठे, तो अब तक तो जो है वो राज ठाकरे को यह लग रहा था कि जो हिंदुत्व के लिए एग्रेसिव हिंदुत्व की जो छवि वाली पार्टी है, जो स्पेस खाली हुआ उद्धव ठाकरे के उस तरफ जाने से, शायद वो इसको भर सकेगी। लेकिन ऐसा हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पलट के ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। तो इसलिए ये स्थिति जो है वो इस गठबंधन की है, और बीएमसी के चुनाव जो है वो 15 जनवरी और 16 जनवरी को इसका फैसला हो जाएगा कि ठाकरे ब्रदर्स जो है वो कितने मजबूत है और कितने मजबूर है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।